आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। और प्रकाश पर्व पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने टेका मत्था, देश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। और बिहार में एआई और क्यूआर कोड से बदलेगी सड़कें। रोड पर दिखे गड्ढे तो मोबाइल से कर सकते हैं शिकायत। नीतीश कुमार की तरफ से चादर लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे जमा खान और ख्वाजा के दर पर मांगी अमन और चैन की दुआ। अब दलालों और भूमाफियाओं की खैर नहीं, विजय सिन्हा बोले जमीन लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। और घने कोहरे की आड़ में मंदिर में लाखों की चोरी, मुठभेड़ के बाद बदमाश दबोचा गया। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और जो खास खबरों के साथ। बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए। राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों से मुलाकात भी की और प्रकाश पर्व पर गुरु साहिब की शिक्षाओं को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पदाधिकारियों ने उनका खास स्वागत किया। बिहार में अब ग्रामीण सड़कों के हालात सुधारने के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। अब जनता की जागरूकता से गांव की कोई सड़क खराब नहीं रहेगी। बता दें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लागू करने का फैसला किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से की मदद ली जाएगी। इस नई व्यवस्था में जैसे ही किसी ग्रामीण सड़क पर गड्ढा, टूट फूट या दूसरी कोई परेशानी दिखेगी, लोग मोबाइल से फोटो खींचकर सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत स्कैन करते ही विभागीय सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और इस पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और रेलवे नए साल में बिहार को 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रहा है। मार्च तक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना से सूरत, अमृतसर, मुंबई और दिल्ली के लिए ट्रेनें शुरू होने की उम्मीद है। पूर्व मध्य रेलवे यानी कि पुमरे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक चारों ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए अमृत भारत ट्रेनों के करीब 100 रेक का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही लगभग 200 वंदे भारत और 50 नमो भारत ट्रेनों के रैक भी तैयार कर लिए गए हैं। और बता दें, बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में अमृत भारत, नमो भारत और वंदे भारत चलाने के प्रस्ताव आए हैं। इनके आधार पर रेलवे सर्वे कराकर नई ट्रेन देगा। और कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण इन दिनों लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर चोर और अपराधी वारदातों का अंजाम देते हैं। गोपालगंज जिले में 17 और 18 दिसंबर की रात अज्ञात चोरों ने थावे मंदिर में लाखों रुपए की चोरी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया और लगातार छापेमारी शुरू की। और जिसके बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में और एसआईटी टीम ने थावे थाना क्षेत्र की रीकी टोला में छापेमारी की। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी इस्माइल आलम के पैर में गोली लगी। मौके से मां के मुकुट के अवशेष और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जल्द पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई, आत्मरक्षा हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसके बाइने पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इजमामुल आलम है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजेपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है।
हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है और वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे तो उस मुकुट के कुछ कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। और पुण्य में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जनता, दलालों और भूमाफियों की सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये संवाद किसी प्रचार या भाषण के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये पहल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और संविधान का पूरा सम्मान किया जाएगा। वहीं दलालों और भूमाफियाओं को उखाड़ फेंकने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि किसी मंत्री या अधिकारी के नाम पर दबाव बनाने वालों को पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मंशा है, सरकार का ये निर्देश है और इसके लिए भी हम लोग अभी समीक्षा बैठक करेंगे। इस क्षेत्र का आज 2100 से ज्यादा आवेदन, सबसे ज्यादा आवेदन अभी तक के जितने जगह हमने किया इस बेल्ट में है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बेल्ट में मामला थोड़ा गंभीर है। हम बराबर इसका समाधान का प्रयास करेंगे और जो इस तरह के दलाल बिचौलिए हमारे नियम कानून की अवहेलना करके गलत लाभ उठाना चाहते हैं, हमने निर्देशित किया है कि जो जालसाजी करने वाले लोग हैं, फर्जी कागजात लगाकर सही जमीन को विवादित बनाते हैं, ऐसे लोगों की पूरी नियमानुकूल जांच करके एफआईआर करने का भी निर्देश दिया। और बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक अनंत सिंह के दोनों बेटों ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की है। अनंत सिंह के बेटे अंकित और अभिषेक के साथ उनकी मां और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी इस दौरान मौजूद रही। अनंत सिंह के बेटे और ललन सिंह के बीच हुई मुलाकात से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अनंत सिंह के दोनों बेटों की राजनीति में एंट्री होने वाली है और वे इसी को लेकर मुलाकात करने गए थे। वहीं एक और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अनंत सिंह को जेल से निकालने को लेकर तीनों ने ललन सिंह से मुलाकात की। दरअसल अनंत सिंह पिछले कई महीनों से बेऊर जेल में बंद हैं। चुनाव के दौरान अनंत सिंह के समर्थकों और जनसुराज के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इस घटना में जनसुराज प्रत्याशी का समर्थन कर रहे दुलाल चंद यादव की मौत हो गई थी। अनंत सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था, तब से वे जेल में बंद है। बता दें वो चुनाव के दौरान भी जेल में बंद थे। उस दौरान ललन सिंह ने उनका प्रचार प्रसार किया था। अब उनके दोनों बेटों से ललन सिंह की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में खास चर्चे में है। और अजमेर पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें 814वें उर्स के अवसर पर राजस्थान स्थित दरगाह अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर चादर पोशी के लिए मंत्री मोहम्मद जमा खान को चादर भेंट की थी। जमा खान ने दरगाह में ज़ियारत के बाद अपने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर लिखा कि आज अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के 814वें उर्स पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से ख्वाजा के दरबार में हाजिर हुआ और चादर पोशी किया। ख्वाजा के दरबार में हाजिर होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अच्छी सेहत, साथ ही देश और प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली, तरक्की के लिए दुआ भी किया है। और बिहार के जहानाबाद जिले में वानावर महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, घोषी विधायक ऋतु राजकुमार और मकदुमपुर विधायक सूबेदास दास और एमएलसी अनिल कुमार और जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि वानावर पर्यटक स्थल को विकसित करने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने, बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था तो आवास दिन के उजाले में क्यों नहीं खाली।
प्रतिक्रिया दी है। सैनी का कहना है कि एनडीए सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। तो ये जो अभी एनडीए की सरकार है वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज करे, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम लोगों को घर से कोई मोह माया नहीं है। सरकारी संपत्ति सरकारी सिस्टम पे है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने भी मंत्री काल में रहा, बंगला में हमने खाली कर दिया, और समय अनुकूल सब लोग अपने अपने चीज को छोड़ेंगे और छोड़ते रहे आए हैं। तो लेकिन इसको लेके विवाद इस तरीके से करना, ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको सरकार में आए हैं, जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम करे। जनता तो मौका दिए नहीं, पैसे के दम पे ये सरकार बनाए, जनादेश को चोरी किए। और विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार का जलवा देखने को मिल रहा है। अपने दूसरे मुकाबले में बिहार ने मणिपुर की टीम को 15 रनों से हरा दिया। इससे पहले बिहार की टीम ने अरुणाचल प्रदेश की टीम को मात दिया था। मणिपुर के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले में भी बिहार की टीम ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दिखाई दी। हालांकि इस मुकाबले में किसी भी बल्लेबाज ने शतकीय पारी नहीं खेली, वहीं दो गेंदबाजों ने 4-4 विकेट हासिल किया। इस मुकाबले में बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 294 रन बनाए, जिसके जवाब में मणिपुर ने भी 50 ओवर में 9 विकेट और फिर 269 रन बना ली। और बता दें, बिहार की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए मेहरौर ने 83 गेंदों और 65 रन की प्रभावशाली पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इस जीत के साथ बिहार टीम का सामूहिक प्रदर्शन प्रभावी रहा, जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन देखने को मिला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने टीम के इस प्रदर्शन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों को आगे के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और आबली आवाज से आधी रात में सामान शिफ्ट होने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सवालों की बौछार लगा दी है। उन्होंने लालू तेजस्वी की गैर मौजूदगी में शिफ्टिंग के आदेश और संभावित छिपी संपत्ति को लेकर जांच की मांग की है। पटना स्थित 10 सेकुलर रोड पर बने राबड़ी देवी के सरकारी आवास से आधी रात में सामान शिफ्ट होने की खबर के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जैसे ही मामलों और अन्य सामान से भारी गाड़ियां आवास से निकलती दिखी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। होने के लिए क्या बचा हुआ? सब माया है। कुछ तहखाना ही सब रखे हुए, क्या उसमें डीड है, उसमें सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है। आखिर इतना माया मोह क्यों? और आपकी अनुपस्थिति में अगर खाली होने की बात कही जा रही, मैं नहीं जानता। तो सरकारी संसाधन को ले जाना भी गंभीर अपराध है। सरकारी साधन, वह बंगला हो, टोटी हो, वह सारे जो पंखा हो, ये सारे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो सरकार के पास सूची होगी, तो हम भवन निर्माण विभाग से यह जरूर अनुरोध करेंगे कि जो भी सामान 10 नंबर में उपलब्ध कराया गया उसकी सूची आपके पास है। जब भी आप उसको हैंड ओवर लीजिए तो जरूर उन तमाम तथ्यों को देख लीजिए और उसके बाद हर क्षेत्र की निगरानी करिए, जिसमें ड्रोन लगा के देखिए कि कहीं कुछ तहखाना ही सब तो नहीं इसमें है, क्योंकि कुछ ना कुछ माजरा जरूर है। और मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी रामजी करने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। इससे विपक्ष को खुश होना चाहिए, ना कि सवाल खड़ा करना चाहिए। वहीं बेटे संतोष सुमन के हालिया बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। का कहना है वो किसी भी बात से प्रेरित होकर वैसा कर रहे हैं। मनरेगा का स्वरूप कुछ बदला नहीं है, बल्कि वो तो 100 दिन का गारंटी थी, वो 125 दिन का कर दिया गया है। ये तो और अच्छी बात हुई है, मनरेगा और सफल रूप में चलेगा। नाम बदलने का जहाँ तक सवाल है, तो नाम जी राम जी भगवान हमारे जो गांधी जी थे, उनका अंतिम स्वर था। जब वो जान दे अपना प्राण त्याग रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था हे राम, तो उन्हीं के आदर्श पर जी राम जी की बात कही गई है।
मोतिहारी के सुगौली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर शुक्रवार को एनएच पर श्रीपुर के पास छापेमारी कर पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए मूल्य के 93 किलो गांजा बरामद किया। इस दौरान गांजा तस्करी के प्रयुक्त एक बोलेरो वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया है कि गांजा नेपाल सीमा से लाया जा रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी जानकारी थी इनको कि गांजा का खेप आने वाला है। इन्होंने फील्डिंग लगाया, रात भर मेहनत करने के बाद में आज सुबह में ये माल पकड़ी गई है। एक बेलेरो है और बेलेरो का जो नंबर है वो मालिक हैं दूसरे जगह के, इस जिले के नहीं है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। टोटल 93 कुछ किलो जो है गांजा पकड़ा गया है। 93 किलो के आसपास गांजा पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक गुदर महतो पकड़े गए हैं, इनका कहना है, गुदर महतो का कहना है कि ये इनरवा थाना के रहने वाले हैं और थोड़े दिन पहले जेल से बाहर आए हैं। गांजा के केस में जेल थे, इनको 10 साल की सजा हुई थी। 5 साल पूरा होने के बाद में इनको उस आधार पर बेल मिल गया था। निकलने के बाद पुनः इस काम में ये एक्टिव हो गए हैं। और सुगौली थाना के भी कुछ अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि अभ्यासतः अपराधी इस काम में लगे हुए हैं, जिनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक के पूछताछ में ये बात सामने आई है कि यह जो गांजा का खेप है वो नेपाल के तरफ से लाया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे मुसफ टीवी के साथ। और हाजिर हैं ब्रेक के बाद। नजर डालेंगे कुछ और अहम खबरों पर। बता दें कि बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला तक जाने के लिए बन रहा रोपवे ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। यह हादसा रोहतास के अकबरपुर इलाके में हुआ है, जहां रोपवे का परीक्षण किया जा रहा था। ट्रायल के समय रोपवे की कई पिलर अचानक उखड़ गए और यात्रियों को बैठाने वाला कैबिन डोला टूटकर नीचे गिर गया। देखते ही देखते पूरा ढांचा जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि ट्रायल के दौरान केबिन में कोई भी व्यक्ति सवार नहीं था, जिस कारण किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। अगर केबिन में कोई होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी सख्ते में आ गए। ये 13 करोड़ 65 लाख की लागत से रोपवे निर्माण हो रहा था। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको 2019 में शुरू करके 2021 में पूरा कर देना था। डीपीआर के मुताबिक महज 2 सालों में होने वाले काम को पहले तो 6 साल लगाया गया और 6 साल के बाद भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ ये काम हुआ है, समांतर पदाधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट से और कंपनी के उदासीन रवैया से, और जो भी लोग, चाहे वो पुल निगम के हो, जिला प्रशासन के हो, या जो भी पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, तत्काल प्रभाव से निष्पक्षता की इसकी जांच हो, हाई लेवल कमेटी बैठे, उसकी जांच हो और दोषियों को सजा मिले और पुनः पर्यटक की, चूंकि आस्था का महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, रोहतासगढ़ किला और सिख बबल शहीद के जाने का रास्ता था, वनवासियों के रास्ते को सुगम कर रहे थे, चाहे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम तर दुश्वारी दूर होती, पर्यटन को बढ़ावा मिलता, पर्यटक आते। तो इन तमाम तर बढ़ावों के बीच सरकार से एक लोगों को, रोहतासवासियों को एक उम्मीद है, चूंकि ये केवल एक पिलर नहीं गिरा है बल्कि हम रोहतासवासियों की उम्मीद गिरी है। हम तत्काल प्रभाव से मांग करते हैं कि जांच करते हुए काम को पुनः स्टार्ट कराया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था, जिसको जो बहुत ज्यादा उम्मीद था कि हम लोग यहाँ आएंगे छत्तीसगढ़ से घूमने के लिए, लेकिन आने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी यहाँ हुआ। ठीक है। और बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह के बाद वैभव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने वैभव की सराहना की और ये पुरस्कार 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, जो इस उम्र में बच्चों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार वीरता, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल सहित विभिन्न श्रेणियों में अच्छे काम करने और उपलब्धियां पाने पर दिया जाता है। वैभव को खेल श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने भारत की अंडर 19 टीम में बाकी खिलाड़ियों के साथ जुड़ने और जिम्बाब्वे के लिए रवाना होने की उम्मीद है, क्योंकि टीम आगामी अंडर 19 विश्व कप की तैयारी कर रही है, जो 15 जनवरी से शुरू हो रही है।
और पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और आसान और विवाद मुक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दाखिल खारिज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही आवेदन में पूरे परिवार की जमीन का दाखिल खारिज होगा। अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी आसानी तरीके से अपने नाम करा सकते हैं। मेरा यह भी अनुरोध है कि जिन लोगों ने अब तक मौखिक बंटवारा कर अपनी जमीन पर कायम है, वैसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठाकर सरकारी दस्तावेज में जमीन अपने नाम दर्ज कराएं। ध्यान रहे, मौखिक बंटवारा को कागजी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौखिक बंटवारा ही आगे चलकर पारिवारिक भूमि विवाद का रूप ले लेते हैं और लोग सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। दलाल बिचौलिए इसका लाभ उठाते हैं और आज हमारे माननीय न्यायालय पर मुकदमों का एक भारी बोझ कहीं न कहीं हमको आपको व्यथित करता है। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए। राज्यपाल ने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों से भी मुलाकात की और प्रकाश पर्व पर गुरु साहिब की शिक्षाओं को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बड़ा ही पावन अवसर है जहां हम उन आदर्शों को याद कर सकते हैं जिनके लिए गुरु साहब ने अपना जीवन बलिदान किया और वो पूरे वंश को बलिदान किया। और वो है, दो ही चीजें हैं भारत में, त्याग और सेवा। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।